नमस्कार, मैं हूं अमन सांडली। आज हम बात करेंगे इंडी अलायंस के घटक दलों के ऊपर। अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्रप हैं और एक पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में अपनी कमजोर या मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी कांग्रेस है। बाकी पार्टियां अपने अपने राज्यों तक सिमट करके हैं, या एक आध दो पार्टी ऐसी, एक पार्टी ऐसी है कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी दो तीन राज्यों में थोड़ा जनाधार है। केरल में सत्ता में है और बंगाल में भी जनाधार है, बिहार में भी थोड़ा है। लेकिन इंडी अलायंस बनने के बाद जिस शोर शराबे के साथ ताकत का प्रदर्शन करते हुए एकजुटता दिखाई गई, कुछ समय के लिए सारे पॉलिटिकल पंडितों को लगा कि अब लगता है कि देश में एक वर्तमान सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष मिल गया और 2024 के लोकसभा चुनाव एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पंडित, यहां तक कि मैं भी उसमें था, हमने कहा कि समय धीरे धीरे नजदीक आने दीजिए, तब जाकर के क्लियर होगा ये इंडी अलायंस क्या सचमुच में एनडीए अलायंस को टक्कर दे पाएगा, क्या इसका वजूद कायम रहेगा या बिखर जाएगा। समय बीतता गया, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया, उसका कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। चौथी मीटिंग रखी गई थी जिस मीटिंग को अभी तक नहीं संपन्न कराया गया है। कुछ कुछ कमिटियां बनाई गई थी मुंबई के बैठक में, लेकिन वो कमिटियां एक्शन में नहीं है, एक्टिव मोड में नहीं है। उन कमिटियों में कुछ कुछ पार्टियां अपने सदस्यों का नाम तक नहीं लिखवा पाई। कई जगह मामला फंसा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, ये इंडी अलायंस टिकेगा या बिखर जाएगा। हाल की घटनाओं में मैं दो तीन राज्यों पर फोकस करूंगा, बात करूंगा कुछ राज्यों पर। एक तमिलनाडु, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार, हाँ एक पंजाब भी और दिल्ली भी। इन राज्यों पर हमारी बातचीत होगी। दिल्ली की स्थिति को आप समझ रहे हैं, दिल्ली के बड़े नेता जेल में हैं। कुछ पत्रकार जो लिब्रांडू टाइप के पत्रकार हैं, चाइनीज पत्रकार हैं, और जो राहुल गांधी को ही सबसे बड़ा देश का अनुभवी, साइंटिफिक, प्रोग्रेसिव नेता मानते हैं, उनके अनुसार तो 2024 का चुनाव बीजेपी हार रही है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल बेफिक्र बनने जा रहे हैं। और उन पत्रकारों ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस को 228 से 250 सीटें आ रही हैं और मोदी जी 100 के नीचे आ रहे हैं, यानी बीजेपी अलायंस 100 के नीचे। चलिए, हो सकता है उनकी भविष्यवाणी, क्योंकि राहुल जी को तो फॉर्मूला मिल गया है मोदी को हराने का। अभी हाल फिलहाल में अपने फॉर्मूला के बारे में बता चुके हैं कि मोदी को हराना कैसे है। अब दिल्ली, अरविंद केजरीवाल एक नेता बचे हैं, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, और ऐसी स्थिति है कि तीनों को बेल तक नहीं मिल रही है। ये भाई, आप तो आरोप लगा सकते हैं कि ईडी और सीबीआई सेंट्रल यानी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो ये अमित शाह के हाथों में है या नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। लेकिन कोर्ट तो
नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नहीं है। अगर ईडी और सीबीआई के आरोप गलत हैं तो फिर कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजना, फिर कोर्ट द्वारा उनके बेल को ग्रांट नहीं करना और जेल भेज देना, ये तो सोचने वाली बात है कि मामला गंभीर है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके आई थी और मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकली। चलते हैं पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं समझौता नहीं करूंगा कांग्रेस से। उसकी सरकार है और कांग्रेस के खिलाफ में सरकार है। तो पंजाब में मामला बिगड़ चुका है और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी एक तरह से इंडी अलायंस से बाहर हो चुकी है, बस घोषणा बाकी है। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने सीट मांगा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस मना कर दी। अखिलेश जी ने कहा कि जब इंडी अलायंस बना तो केवल लोकसभा के लिए नहीं, विधानसभा के लिए भी बना है। ये कैसा गठबंधन कि केवल लोकसभा के लिए गठबंधन रहेगा और विधानसभा में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस नहीं मानी। वहां पर जदयू ने 5 सीट पर अपना उम्मीदवार दिया और अखिलेश जी ने 45 सीट पर अपना उम्मीदवार दिया मध्य प्रदेश में। यूपी में अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अखिलेश यादव ने चिरकुट बोल दिया। अजय राय को जब चिरकुट बोले तो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने अखिलेश यादव को बोला कि हम अखिलेश को नहीं जानते। तो इस तरह के संबंध इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच में है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव को राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ने का अनुभव है। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ मिलकर के लड़े थे। 2 युवा, और उसका नतीजा क्या हुआ सबको पता है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश का दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ तो मायावती के साथ लड़े अखिलेश यादव। फायदा हुआ कुछ सीटों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाई। लोकसभा में मायावती के साथ लड़े, क्या नतीजा हुआ सबको पता है। अब आते हैं हम, तो ये अखिलेश यादव को पता है कि राहुल गांधी अगर के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव हम लड़ेंगे भी तो कितना सीट कांग्रेस जीतेगी? 1 रायबरेली। अगर दोबारा मान लीजिए कि राहुल गांधी अमेठी से जाते हैं तो चलिए अमेठी भी हम मान लीजिए कांग्रेस निकाल लेगी इस बार, मान लेते हैं 2, तो वो तो कांग्रेस ऐसे भी निकालती, उसका परंपरागत सीट है। चाहे अखिलेश के साथ चुनाव लड़े या न लड़े, अखिलेश को क्या फायदा हुआ? आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार क्या है? कांग्रेस से कौन सा फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा यूपी में? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अखिलेश यादव ये मान करके चल रहे हैं कि हम इंडी अलायंस में रहें या न रहें, हमारी स्थिति वही रहेगी, चाहे हम अकेले लड़ें या साथ में लड़ें। अब आते हैं बिहार में। बिहार का मामला बेहद दिलचस्प है। बिहार में अभी हाल में सदाकत आश्रम में श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के
जयंती पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण मिला था, लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है कि जहां लालू प्रसाद यादव जी उस जयंती में शामिल हुए, वहीं नीतीश कुमार जी शामिल नहीं हुए, वो दूरी बना करके रखे। तो लालू जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बाबू की जयंती को तो हम तो मनवाते हैं, लेकिन भूमिहारे समाज साथ नहीं देता है, भूमिहार लोग आते ही नहीं है जयंती मनाने। और लालू प्रसाद यादव देखिए, जब भी कुछ बोलते हैं ना, तो बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, नाप तौल करके बोलते हैं, और वही बोलते हैं जिसका असर भविष्य की राजनीति पर हो। ऐसे नहीं बोलते। वो कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ा ना है, जमीन का जुड़ा हुआ नेता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव से बड़ा जमीनी नेता कोई नहीं है। इस चीज को सबको स्वीकार करना होगा, हर पार्टी को, हर पॉलिटिकल पंडित को स्वीकार करना होगा। अब इसके कई मायने अलग अलग लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं निकालता हूं वो दो तीन तरह से। एक, कि लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस को आईना दिखाया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार है, और तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भूमिहार समाज नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है तुम्हारे साथ। वोट कहां है आपके पास? इसलिए सीट का बार्गेनिंग मत कीजिएगा। पहली बात, मेरे साथ 22 सालों से पिछलग्गू बन करके रह रहे हैं, वैसे ही आपको रहना होगा। दूसरी तरफ भूमिहार समाज को उन्होंने मैसेज दिया कि जिस तरह से आनंद मोहन के चलते राजपूत समाज कटा है आरजेडी से, आप आओ मेरे साथ और हम मिलजुल करके राजनीति करें बिहार के। अब भूमिहार समाज इस पर क्या सोचता है, वो बीजेपी का वोटर है, क्या सोचता है, क्या करेगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन लालू जी ने एक तीर चलाए और कई निशाने लगाए। साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था ना, तो अखिलेश सिंह को हम मुख्यमंत्री बनाए थे, फोन किए थे सोनिया गांधी को। अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया कि लालू जी जेल से ही फोन करते थे। अब सवाल जवाब नहीं देते बन रहा है, मीडिया सवाल कर रहा है, बाकी भी नीतीश कुमार जी की पार्टी से, कांग्रेस से, सबसे, कि भाई लालू जी जेल में रह करके फोन कैसे करते थे, यानी उनको फोन मुहैया कराया गया था। ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो लालू जी तो बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हैं, उनका उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, उनके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। इतनी आसानी से उनकी राजनीति को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार जो खुद को चाणक्य कहते हैं, वो तो समझ ही नहीं पाए, दूसरा कोई क्या समझेगा। इधर नीतीश कुमार जी आनंद मोहन जी के यहाँ चले गए, उधर मैसेज दे आए, बोले कि हम तो आपको बहुते मानते हैं, शुरुए से आपके साथे रहे हैं, आप जेल में भी थे तो आपका हाल चाल तो लिया ही न करते थे। आनंद मोहन साहब भी बोले कि अपने समाज को, राजपूत समाज को उनके बीच भाषण देते हुए, उनको संबोधित करते हुए कि आप लोग तो हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आपके संघर्ष का नतीजा है ये बात। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में पड़ी, तो आपके संघर्षों का फल है कि जब वो देखे समझे, तो वो कानून बदल करके हमको जेल से बाहर निकलवा लिए। हम इनके एहसानमंद हैं। तो इस तरह की घटनाएं बिहार में चल रही हैं। इसमें अभी बहुत कुछ होने वाला है। लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों, आनंद मोहन जी हों, तरह तरह की बातें, तरह तरह की घटनाएं, तरह तरह के स्टेटमेंट्स, ये सब मिलते रहेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार के बीच, और अब कांग्रेस भी, माले, अभी इनके बीच के जो रिश्ते हैं सीट शेयरिंग को लेकर के सामान्य नहीं है, बहुत खींचातानी है। और बिहार में सीट शेयरिंग करना
यूपी में सीट शेयरिंग करना या अन्य राज्यों में सीट शेयरिंग करना इतना आसान काम इंडी अलायंस के लिए नहीं होने वाला है। लालू जी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो 17-18 सांसदों का, लोकसभा सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो कांग्रेस काहे पीछे रहती, कहती है कि 19 गो विधायक है मेरा, हमको भी 6 गो, 5 गो, 7 गो, 8 गो चाहिए। मिलेगा नहीं उतना। कांग्रेसे पार्टी है जिसके चलते 70-74, 72-74 सीट पर चुनाव लड़ गई थी विधानसभा में, और तेजस्वी जी की हार हो गई थी। नहीं तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते बिहार के। तो ये भी एक कड़वा अनुभव है आरजेडी को। इधर बंगाल की हम बात कर लेते हैं। अब बंगाल में दीदी और लेफ्टिस्टों के बीच में बड़ा संघर्ष है। उन्हीं लेफ्ट पार्टियों को हरा करके दीदी सत्ता में है। उसी लेफ्ट से हर दिन संघर्ष होता है टीएमसी वालों का, और वही लेफ्ट कह रहा है कि हमको भी चाहिए। ममता दीदी ने कहा है कि हम तो नहीं देंगे, कांग्रेस को देना है तो अपने शेयर में से एक आध सीट, 2 सीट जो देना होगा दे देगा। यानी मिला जुला करके बंगाल में भी स्थिति सही नहीं है, बहुत गड़बड़ स्थिति है। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में भी स्टालिन जो है आंख दिखा रहे हैं कांग्रेस को, और उसी आंख दिखाने के क्रम में उन्होंने सनातन के बारे में जो उनके बेटे ने कहा वो स्टेटमेंट दिया गया। अब ये देखना है कि कांग्रेस और स्टालिन के बीच यानी डीएमके के बीच किस तरह का फॉर्मूला सेट होता है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है आप लोग सब लोगों को पता है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार गुट, इनके बीच अभी भी तालमेल का अभाव है। जहां हमारे महाज्ञानी महापंडित राहुल गांधी जी ओबीसी सर्वे, कास्ट सर्वे, दलित कास्ट सर्वे, बिहार जो कास्ट सर्वे है उसका माला जप रहे हैं, जोर शोर से उठा रहे हैं हर मंचों पर। उद्धव ठाकरे बेचारे असहज हो गए हैं, क्या करें, उनका तो वोटर फॉरवर्ड भी है, अगड़ी जातियां उनकी मुख्य वोटर है। ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आप समझ रहे हैं। अगर आप गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये इंडी अलायंस भानुमति का कुनबा ही साबित होगा। समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आएगा, यह अलायंस टूट जाएगा और नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा अपने कामों के बल पर, विकास के बल पर, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, विदेश नीति के नाम पर, आर्टिकल 370 के नाम पर, आयुष्मान हेल्थ कार्ड के नाम पर, सुकन्या योजना के नाम पर, मुद्रा योजना के नाम पर, बहुत सारी योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से तेजी से बढ़ा है, जहां तक मुझे लगता है, लगता ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव डंके की चोट पर 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दोबारा सत्ता में आ रहे हैं।